तो कहानी की शुरुआत अमेरिकन सार्जेंट मैथ्यूज और उसके सहयोगी सैनिक आइजक से होती है। ये 2007 का वह समय था जब अमेरिका इराक से युद्ध जीत चुका था। इसी कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इराक में रुके हुए पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। लेकिन अभी भी इराक के कुछ आतंकवादी अमेरिकी नागरिकों और इस पाइपलाइन साइट पर काम करने वाले लोगों को निशाना बना रहे थे। कई लोगों को आतंकवादियों ने मार डाला था। इसीलिए सरकार ने साइट पर नए बिल्डर्स भेजने से पहले मैथ्यूज और आइजक को आतंकवादियों की तलाश और सफाई के लिए भेजा। यहाँ मैथ्यूज और आइजक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर साइट की निगरानी कर रहे होते हैं। 20 घंटे गुजरने के बाद भी उन्हें वहां कोई हलचल नहीं दिखती। मैथ्यूज को लगता है कि साइट पर अब कोई इराकी सैनिक नहीं बचा है। वहां पड़ी हुई लाशों को देखकर उसे यकीन होता है कि इराकी सैनिक उनके लोगों को मारकर वहां से जा चुके हैं। आइजक कहता है कि दूर दूर तक इराकी ग्रुप के होने का कोई संकेत नहीं है। उसने यह भी कहा कि सभी वर्कर्स को हेडशॉट देकर मारा गया है, जो कि इराक के मशहूर प्रोफेशनल स्नाइपर जूबा का काम हो सकता है। लेकिन मैथ्यूज को यह बात हजम नहीं होती। वह सोचता है कि कोई भी स्नाइपर 30 सेकंड के अंदर इतने लोगों को एक साथ नहीं मार सकता। इसके बाद मैथ्यूज स्नाइपर का इंतजार करते करते थक जाता है। वह आइजक से कवर देने को कहकर नीचे साइट पर स्थिति देखने के लिए चला जाता है। आइजक मैथ्यूज को चेतावनी देता है कि उसके स्कोप में क्लियर व्यू नहीं है, इसलिए वे कवर नहीं दे पाएगा। इस पर मैथ्यूज उसका मजाक उड़ाते हुए उसे अपनी गन बदलने को कहता है। लेकिन यह गन आइजक के लिए बेहद कीमती थी, क्योंकि यह उसके मारे गए साथी की गन थी। मैथ्यूज साइट के बीचों बीच जाकर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि जूबा ने किस जगह से लोगों को शूट किया होगा। आइजक उसे पीछे हटने को कहता है, क्योंकि उसे शक था कि जूबा अभी भी वहीं छिपा हुआ है। तभी अचानक से कोई मैथ्यूज पर गोली चला देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। आइजक तुरंत मैथ्यूज को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन स्नाइपर उसकी पैर में गोली मार देता है, जिससे वह भी घायल हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाता है। आइजक मैथ्यूज से कहता है कि अगर वह हिला तो स्नाइपर उसे मार देगा, इसीलिए वह चुपचाप मृत होने का नाटक करता रहे। लेकिन मैथ्यूज जल्द से जल्द बैकअप बुलाने को कहता है। आइजक के पैर में गोली लगने से काफी खून बह रहा था। वह खून को रोकने के लिए अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वह आर्मी बेस से संपर्क करने के लिए अपना रेडियो उठाता है, लेकिन देखता है कि रेडियो खराब हो चुका है। जांच करने पर पता चलता है कि स्नाइपर ने रेडियो के एंटीना को गोली मारकर खराब कर दिया है। इसी दौरान मैथ्यूज आइजक से कहता है कि वह स्नाइपर की लोकेशन का पता लगाए, ताकि वह उसे निशाना बना सके। लेकिन आइजक चेतावनी देता है कि स्नाइपर उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, और अगर उन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वह उन्हें मार देगा। आइजक अपने चाकू से दीवार में छेद करने की कोशिश करता है, ताकि वह स्नाइपर को अपने स्कोप से देख सके। लेकिन दीवार से पत्थर गिर जाते हैं, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। उधर मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण वह वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आइजक अपने पैर में लगी गोली को निकालने की कोशिश करता है। गोली निकालने के दौरान उसे काफी दर्द होता है, लेकिन वह किसी तरह इसे निकालकर पट्टी बांध लेता है। हालांकि दर्द की वजह से वह भी बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब आइजक होश में आता है तो उसे अपने ईयरपीस में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जांच करने पर पता चलता है कि यह आवाज उनके बेस ऑफिसर की है। आइजक तुरंत उनसे मदद मांगता है, लेकिन ऑफिसर अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है। इससे आइजक को शक होता है। तभी ऑफिसर कहता है कि उनकी लोकेशन दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उसे खड़े होकर हवा में फायर करना होगा, ताकि हेलीकॉप्टर उसकी लोकेशन ट्रेस कर सके। जिस पर आइजक कहता है कि यह हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है और ऐसा करने से हमें खतरा हो सकता है। ऑफिसर की बातों को ध्यान से सुनने के बाद आइजक को समझ में आता है कि वह जिससे बात कर रहा है उसका अमेरिकी उच्चारण नहीं है। इससे आइजक को यकीन हो जाता है कि स्नाइपर जूबा ने उसके रेडियो को हैक कर लिया है और ऑफिसर बनकर उसे बात कर रहा है। इसीलिए आइजक उसकी बातों में नहीं आता। तभी जूबा उससे सवाल पूछना शुरू करता है से और कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूं। इधर आइजक अपने रेडियो को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी भी काम नहीं कर रहा था। इस दौरान जूबा बार बार आइजक से बेकार के सवाल पूछता है। जब आइजक उससे बात करने से इनकार करता है तो जूबा धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे घायल साथी को गोली मार दूंगा। इस धमकी के बाद आइजक बातचीत करने के लिए मजबूर हो जाता है। बातचीत के दौरान वह जूबा की लोकेशन का सही पता लगाने के लिए जमीन पर मैप बनाता है। तभी जूबा उसे बताता है, मैं कोई सैनिक नहीं हूं, बल्कि एक आम इंसान हूं जो अपने देश को बचाना चाहता है। इसके बाद वह आइजक से उसके परिवार के बारे में पूछने लगता है। इस पर आइजक जवाब देने से इनकार करते हुए कहता है, यह पर्सनल सवाल है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। साथ ही वह जूबा का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम उन लोगों को मार रहे हो
जो तुम्हारे देश में स्कूल और पाइपलाइन बना रहे हैं और तुम्हारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। यह सुनकर जुबा हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे देश का जो पैसा यहाँ खर्च हुआ है हम उसे वापस वहीं भेज देंगे। समय बीतता जाता है और जुबा कई सवाल पूछता है, लेकिन आइजक व्यक्तिगत सवालों का जवाब देने से इनकार करता है। इससे जुबा एक बार फिर मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। आइजक को पता था कि जुबा किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वह मजबूर होकर उसकी बातों का जवाब देने को तैयार हो जाता है। तब जुबा पूछता है, तुम्हारे पास जो स्कोप है उसका असली मालिक कौन था और उसकी मौत कैसे हुई? यह सुनकर आइजक हैरान रह जाता है, क्योंकि स्कोप के बारे में सिर्फ वह और मैथ्यूज ही जानते थे। यहां आइजक समझ जाता है कि जुबा उनकी बातचीत तब से सुन रहा है जब से वे यहां आए थे। इसी बीच आइजक अपने स्कोप का उपयोग कर आसपास देखने लगता है। वह नोटिस करता है कि एक डेड बॉडी के पास रेडियो पड़ा हुआ है। वह दीवार के किनारे जाकर लकड़ी की मदद से रेडियो को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रेडियो तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद आइजक को प्यास लगती है। जब वह अपनी पानी की बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसकी बोतल में छेद है और उसका सारा पानी खत्म हो चुका है। इस पर जुबा कहता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारी बोतल पर गोली मारी थी ताकि तुम प्यास से मरो, और तुम्हारे एंटीना पर भी गोली चलाई ताकि तुम किसी से मदद ना मांग सको। जुबा यह भी कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मौत अचानक से ना हो, बल्कि धीरे धीरे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पैर पर गोली मारी थी। आइजक अपने पैर से निकाली गई गोली को गौर से देखता है और जुबा की गन के मॉडल का पता लगाने की कोशिश करता है। साथ ही वह जुबा से कहता है, तुम एक आतंकवादी हो। इस पर जुबा हंसते हुए कहता है, आतंकवादी मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो। तुम हमारे देश में आकर हमसे लड़ाई कर रहे हो और हमारे लोगों को मार रहे हो। इसी दौरान आइजक अपनी गणना से पता कर लेता है कि जुबा दूसरे गड्ढे में छिपा हुआ है। वह अपने स्कोप से उसे ढूंढने की कोशिश करता है। आइजक सोचता है कि जुबा इतनी गर्मी में लंबे समय से कचरे में छिपा हुआ है, जिससे वह समझ जाता है कि जुबा बहुत ही प्रोफेशनल शूटर है। जब जुबा कहता है, मैं कोई स्नाइपर नहीं हूं बल्कि एक आम इंसान हूं, तो आइजक उससे कहता है, तुम्हारे बोलने के लहजे से लगता है कि तुम अमेरिकी सेना के ऑफिसर रहे हो और अब हमें धोखा देकर मार रहे हो। जुबा जवाब देता है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूं जो हमारे लोगों पर हमला करते हैं। इस पर आइजक उसे अपनी कहानी बताते हुए कहता है, जब मैं छोटा था मेरी दोस्ती डैन से हुई थी। वह सबसे अच्छा इंसान था। बड़े होकर हम दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की। आखिर में आइजक बताता है कि उसके पास जो स्कोप है वह डैन का है। डैन की मौत के बाद से ही वह स्कोप आइजक के साथ है। तभी आइजक की प्यास और थकान के कारण उसकी हालत खराब होने लगती है। जुबा उससे कहता है, जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हारा जबड़ा काटकर तुम्हारी छाती पर रख दूंगा। जब आइजक को होश आता है तो वह अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाकर जुबा को चकमा देने के लिए राइफल को दीवार के ऊपर लहराने लगता है, लेकिन जुबा उसके झांसे में नहीं आता। तभी गलती से आइजक का हेलमेट दीवार के दूसरी तरफ गिर जाता है। अब वह अपने सिर की रक्षा नहीं कर सकता था, जिससे वह काफी उदास हो जाता है। समय बीतता जाता है, लेकिन आइजक हार नहीं मानता। इसके बाद वह जुबा की गोलियों से बचते हुए एक डेड बॉडी के पास जाता है और वहां से एक बैग और रेडियो उठाकर वापस दीवार के पीछे आ जाता है। बैग में उसे पानी और कुछ कैंडी मिलती है, जिन्हें वह तुरंत खा लेता है। लेकिन जब वह रेडियो को चेक करता है तो पता चलता है कि रेडियो पर गोली लगी है, जिससे वह पूरी तरह खराब हो चुका है। तभी अचानक आइजक को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे समझ में आता है कि यह आवाज मैथ्यूज की है, जो अभी भी जिंदा है। इसके बाद आइजक मैथ्यूज को बताता है कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छिपा हुआ है। ये सुनकर मैथ्यूज कचरे के ढेर को देखने के लिए एक कांच के टुकड़े का इस्तेमाल करता है। फिर वह अपनी राइफल को उठाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है ताकि जुबा उसे देख ना सके। इधर आइजक जुबा से बात करके उसका ध्यान अपनी ओर खींचे रखता है। बातों के दौरान आइजक को पता चलता है कि जुबा एक टीचर था। जब उसके देश पर अमेरिकी सेना ने हमला किया तो उसके सभी स्टूडेंट मारे गए। बदला लेने के लिए वह सभी अमेरिकी लोगों को मार रहा है। इसके अलावा आइजक को पता चलता है कि जिस दीवार के पीछे वह छिपा हुआ है वह जुबा का स्कूल था, जो युद्ध में पूरी तरह तबाह हो चुका है। जुबा आइजक से पूछता है, तुम अभी भी इस डैमेज स्कोप को अपने पास क्यों रखे हुए हो? इस पर आइजक जवाब देने से इनकार करता है, लेकिन जुबा दोबारा मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। अपने साथी को बचाने के लिए आइजक बताता है, यह स्कोप मेरे दोस्त डैन का है, जिसकी मौत मेरी वजह से हुई थी। मैं खुद को अभी भी उसकी मौत का जिम्मेदार मानता हूं। आइजक अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि वह डैन की याद में इस स्कोप को संभाल कर रखता है। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल उठा लेता है और कचरे के ढेर की ओर गोलियां चलाने लगता है। वहीं
आइजक हवा में गोलियां चलाता है ताकि ज़ुबा का ध्यान मैथ्यूज की ओर न जाए, लेकिन जैसे ही मैथ्यूज अपनी गन को दोबारा लोड करता है, ज़ुबा उस पर गोली चला देता है, जिससे मैथ्यूज के कंधे में चोट लगती है। घायल होने के बाद मैथ्यूज अपनी जान बचाने के लिए आइजक की ओर भागता है। आइजक उसकी मदद करने के लिए दीवार के किनारे पर आता है, लेकिन तभी ज़ुबा मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मैथ्यूज की मौत से आइजक पूरी तरह टूट जाता है और ज़ुबा से कहता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। इस पर ज़ुबा कहता है, अगर तुम सच में घर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। लेकिन आइजक को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वह दीवार के पीछे छिपा रहता है। इसके बाद ज़ुबा आइजक से पूछता है, जब युद्ध खत्म हो चुका है तो तुम अभी भी इराक में क्यों रुके हुए हो? इस पर आइजक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूं। तब ज़ुबा कहता है, जब तक तुम मुझे अपनी कहानी सुनाते रहोगे तब तक मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। आइजक बताना शुरू करता है और कबूल करता है कि उसने ही डैन को मारा था। उसे याद आता है कि जब वह अपने दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहा था, तब गलती से उसकी गोली डैन को लग गई। बाद में उसने सबको झूठ बोला कि डैन को आतंकवादियों ने मारा था। ज़ुबा से बात करते समय आइजक को अपने रेडियो से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह जल्दी से रेडियो के पास जाता है जहां उसके बेस के लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। अपने साथियों की आवाज सुनकर आइजक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका रेडियो पूरी तरह खराब हो चुका है, इसीलिए वह किसी से संपर्क नहीं कर पाएगा। तभी आइजक को ज़ुबा की आवाज सुनाई देती है, जो उसका नाम लेकर बेस से मदद मांग रहा था। यह सुनकर आइजक समझ जाता है कि ज़ुबा काफी समय से वहां मौजूद था और उसने उनके रेडियो को हैक कर लिया था। ज़ुबा जानबूझकर मदद के लिए बैकअप टीम को बुलाता था और फिर उन्हें फंसाकर मार देता था। ऐसा ही उसने आइजक और मैथ्यूज की टीम के साथ किया था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि ज़ुबा अमेरिकी सैनिकों को अपने जाल में फंसाकर खत्म कर रहा था। थकान और दर्द के कारण आइजक फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वह तब जागता है जब एक कौवा उसके जख्म पर आकर बैठ जाता है और उसे नोचने लगता है। दर्द से कराहते हुए आइजक खुद को संभालता है। इसके बाद वह अपनी छड़ी और रस्सी का इस्तेमाल करके मैथ्यूज की राइफल उठाता है और कचरे के ढेर पर निशाना साधता है। इसी बीच उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि यह हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए भेजा गया है, लेकिन आइजक जानता था कि उसके साथ ही हेलीकॉप्टर के सैनिक भी ज़ुबा के जाल में फंस जाएंगे। अपने साथियों को बचाने के लिए वह दीवार को गिरा देता है, जिससे चारों ओर धूल का गुबार उठ जाता है और ज़ुबा का निशाना चूक जाता है। इसके बाद आइजक खड़ा होता है और कचरे के ढेर की ओर फायरिंग करने लगता है। वह नोटिस करता है कि ज़ुबा उस पर गोली नहीं चला रहा है। उसे लगता है कि उसने ज़ुबा को मार दिया है। तभी हेलीकॉप्टर उसके पास आ जाता है और वह सैनिक उसे स्ट्रेचर पर रखकर हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर आइजक ज़ुबा के बारे में उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है। वह उनसे कहता है कि उड़ान भरने से पहले कचरे के ढेर की जांच कर लेनी चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर के कारण उसकी बात कोई नहीं सुन पाता। तभी अचानक ज़ुबा हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगता है। ज़ुबा की गोलियों से हेलीकॉप्टर के सभी सैनिक मारे जाते हैं और हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन पर गिर जाता है। इस भयानक हादसे में आइजक की भी मौत हो जाती है। कहानी के अंत में ज़ुबा एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों की रेडियो लाइन हैक करता है और मदद के लिए एक और बैकअप टीम को बुलाता है। ये साफ हो जाता है कि जब नई बैकअप टीम यहां आएगी तो ज़ुबा उन्हें भी इसी तरह मार देगा। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।